तो अभी स्टोरी का समय शुरू होता है। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से ही आपको बहुत सारी चीजें इस व्यापार में आगे जाने की, जो भी चीजें मैंने सीखी है अपने गुरुओं से, आदरणीय अरविंद सर से, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हमारा जो जन्म है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के, अभी पांडुरना जिला हो गया है, छिंदवाड़ा जिले के सौसर तहसील का एक छोटा सा गांव है देवी करके, वहां मेरा जन्म हुआ। और जब हमारा जन्म हुआ तो इस तरीके के घर में, ये हमारा घर, इस तरीके के घर में हमारा जन्म हुआ। और ये हमारी बचपन की एक फोटो हमें मिली। तो मुझे आपको बताते हुए ताज्जुब हो रहा है कि ये जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, खाकी पैंट और सफेद शर्ट, अरविंद सर, ये मेरी स्कूल का यूनिफॉर्म हुआ करता था। और मुझे जिंदगी के 16 साल तक ये पता ही नहीं चला कि इसके अलावा भी दूसरे कपड़े होते हैं। क्योंकि जब भी पिताजी ने हमको, क्योंकि पिताजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, 2 एकड़ खेती किसानी वाले मेरे बाबूजी थे। और एक गलती उन्होंने और कर ली कि मेरी जो माताजी है, मेरी माताजी का नाम शांतिबाई है, वो है नहीं अभी, वो तो स्वर्गलोक गमन हो गया है उनका 2021 में। तो अ, उनकी तबीयत खराब रहती थी। तो जब मेरी उम्र 4.5 साल की थी, उसी समय मेरे दादा दादी और पता नहीं और कुछ लोगों ने पिताजी को शायद बोला होगा, तो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया जब मैं केवल 4.5 साल का था। और उस समय फिर क्या हुआ, जब हमारी माताजी आ गई, मेरी छोटी मम्मी आई, तो सीधी सी बात है, वो जो जब रामायण में महाभारत हो गई, तो कलयुग में तो महाभारत होना ही था रंजीत सर। तो वही महाभारत हुई और मुझे और मेरी माताजी को बिल्कुल घर से बाहर कर दिया गया। पीछे एक जानवर बांधने का जो छोटा स्थान होता है, उसके अंदर मैंने जीवन के 16 साल रहे हैं। और मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए, मेरी माताजी तो पहले आंगनवाड़ी रहती है एक, उसके अंदर बर्तन मांजने का काम करती थी। और मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, शायद चौथी पांचवी से भी कम में ही रहा होगा, तो मुझे पाव डालने पड़ते थे लोगों के घर में। और ये को पीले तेल में तल के बेचते हैं, हमारे इधर उसको पिंगर बोलते हैं, पता नहीं और बाकी जगह कुछ कुछ बोलते होंगे। खाने में कुरकुरे होते हैं, वो मैं बेचता था। बहुत सारी चीजें, महाशिवरात्रि आती थी तो हम लोगों को, जो उपवास लोग रखते हैं, उससे संबंधित साबूदाना की खिचड़ी और ये वो सब बना के बेचते थे। यानी शुरू से हमारा उद्देश्य रहता था कि कैसे तो भी खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, पैसे आ जाए, ताकि 2 वक्त का खाना तो मिले कम से कम, ये व्यवस्था थी। और इस तरीके के घर से निकल के जब मैं 10th में, लेकिन ईश्वर ने क्या किया ना, कि मेरे साथ में एक अच्छी बात की कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मुझे बनाया। गांव में था, कुछ नहीं, किताब नहीं, कॉपी नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, लेकिन अपन बहुत अच्छा पढ़ते थे। और सर की बातें मुझे समझ में आती थी। और ऐसी परिस्थिति में मैंने अपने 10th में, मेरा 6 के 6 सब्जेक्ट में मुझे डिस्टिंक्शन है, और पूरे जिले में मेरा तृतीय स्थान था, मेरे जिले में। तो मुझे मेरे मामा लोग वगैरह बाकी लोगों ने बोला कि यार लड़का पढ़ने में होशियार है। बाबूजी तो बोले अब 10वीं हो गया, बहुत हो गया, बोले अब तो क्या पढ़ाई करेगा। तो और मेरी छोटी मम्मी का भी प्रेशर था कि इसको पढ़ाना नहीं रंजीत सर। तो मेरे मामा लोगों ने, चाचा लोगों ने कैसे तो भी चंदा वंदा करके, और मुझे सौसर में एक बकरी के जानवर के कोठे से निकला, सौसर में मेरी बुआ का जानवर का कोठा था, उसके अंदर डाल दिया हमको, क्योंकि पैसे तो थे नहीं किराया देने के। तो मैं वापस सौसर जैसे शहर में भी 4 साल तक के जानवर के कोठे में ही रहा हूँ। जो पुराने साथी है वो जानते हैं, जैसे प्रदीप सर वगैरह काफी करीब से मुझे देखा है। तो मैं जानवर के कोठे में वापस तहसील में आने के बाद भी यहाँ रहा। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं 12th में, ये देखिए अब मेरी 12th पास की फोटो है, रियल फोटो मुझे मिली कुछ। शिक्षा का संघर्ष क्या रहा कि मुझे सौसर में 12वीं में फिर मैंने वापस टॉप किया, सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन, मैथ साइंस मेरा सब्जेक्ट था। मैं बनना तो डॉक्टर चाहता था अरविंद सर, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए जबरदस्ती मैथ्स दिला दिया। तो उसमें भी ठंका किया मैंने, टॉप किया 12th। तो क्या हुआ कि अब तो पिताजी बिल्कुल तैयार नहीं थे। जो 200-400 रुपए वो मुझे देते थे महीने के, वो भी देना बंद कर दिया। बोले अब मैं नहीं पढ़ा सकता तेरे को। तो मैंने कहा ठीक है बाबूजी, अब कोई बात नहीं, अब मैं गांव में आके भी क्या करूंगा। तो मुझे लोगों ने सलाह दी कि तू अच्छा होशियार लड़का है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा, उससे कुछ पैसे मिलेंगे, उससे तेरा कॉलेज हो जाएगा। तो सरकारी कॉलेज में 834 रुपए की फीस में मेरा दाखिला कर दिया गया, बीएससी में, मजबूरन। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती हो गया 834 रुपए फीस में। और मैंने ये देखिए उस समय एक मेरे मित्र थे चंद्रकांत जी, उनके साथ मिलकर एक कोचिंग का शुभारंभ किया। और बिल्कुल 12th पास होने के बाद मैंने छोटे छोटे बच्चों को, और फिर तो साहब कुछ समय के बाद ऐसा जलवा चला कि एक टाइम के बाद ना तो मेरे पास बच्चों को लेने का टाइम था और ना कोई टाइम खाली था। हाउस पैक हमारी कोचिंगें चलने लगी।
और उस जमाने में रंजीत सर ऐसा गेयर बदला कि उस समय मैं 20 से 25 हजार 30 हजार रुपए महीने के इस कोचिंग व्यापार से कमाना शुरू किया। नाम हो गया एक तरफा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को 99, और मतलब क्लास में 34 बच्चे बैठे हैं तो 31 तो फर्स्ट क्लास आना ही है। ऐसी क्लास चलती थी, और 11 12, और अच्छा काम हुआ। और इसके बदौलत मैं अपने महाविद्यालय की पढ़ाई को अच्छे से कर पाया। फिर मैं एम अब चूंकि बीएससी कर रखी थी तो अब क्या करता, एमएससी करना पड़ा अरविंद सर, अब कोई चारा ही नहीं था। तो एमएससी मैथमेटिक्स किया, बीएड किया, वहां पे भी टॉप किया। 92.6% मेरा एमएससी मैथमेटिक्स है। और पीएचडी की थीसिस मेरी जमा हुई थी सागर यूनिवर्सिटी में, लेकिन आज तक वो पीएचडी मैं कंप्लीट ही नहीं किया, ड्यू टू आरसीएम बिजनेस, क्योंकि आरसीएम में आ गया था। तो मैं क्लास 1 लेक्चरर बन गया सर, एमएससी मैथमेटिक्स बीएड होके। मैं संक्षेप में अपनी बात आपको बता रहा हूँ। संघर्ष इससे कई गुना ज्यादा था। कई दिन ऐसे रहे हैं जिसमें हमने चावल में केवल मिर्ची, वो भी मिर्ची कौन सी जो लोग डंठल तोड़ के फेंक देते हैं ना अरविंद सर, मेरी माँ उसको उठा के लाती थी और पानी में सिलबट्टे पे उसकी चटनी बना के चावल के साथ बिना तेल के, वो भी हमने खाई है। मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो भूलता नहीं है कभी। तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैं लेक्चरर बन गया, और बहुत खुशी हुई मेरे रिश्तेदारों को, मेरे मामा लोगों को, चाचा लोग जिन्होंने मुझे पढ़ाई के दौरान सपोर्ट किया था थोड़ा बहुत। निर्धन छात्र निधि से मेरी पढ़ाई हुई थी। शाला की तरफ से मुझे ड्रेस भी मिलता था और किताबें भी मिलती थी। तो निर्धन छात्र निधि में मेरी पढ़ाई हो गई, एमएससी बीएड में हो गया और लेक्चरर बन गया, तो लोग खुश हो गए। लेकिन उसी पल मेरे जीवन में पार्ट 1 में ये, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लोग प्रवेश कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से मीटिंग कंट्रोल बार बार ये हो जाते हैं। यस, को होस्ट साथी अगर एडमिट करते रहेंगे ना टाइम पे, तो ये मीटिंग कंट्रोल बीच में नहीं आएगा। नहीं नहीं, कर रहे हैं हम लोग। हाँ, यस, चलिए। तो आरसीएम पार्ट 1 का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ सर। मैं लेक्चरर आदमी, सीधा सैंपल मास्टर। अच्छा मुझे बताइए, इतने संघर्ष वाले व्यक्ति को क्लास 1 नौकरी लग जाए तो उसका दिमाग और कहीं जाएगा? हमको तो लगा कि हमारा जीवन ही धन्य हो गया, अब तो कुछ करना है नहीं, बढ़िया नौकरी चल रही, ट्यूशन चल रहा है, सब सारा चीज हो जाएगा। लेकिन किसी ने मुझे आरसीएम बताया, चलते चलते ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। संडे के दिन मुझे जबरदस्ती किसी मीटिंग में लेके गया। हमारे सौसर में एक बुले हॉल है मोक्षधाम रोड पे उधर, और एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से आए थे, मनलोई सर, वो एमएससी मैथमेटिक्स थे। किस्मत का कनेक्शन देखिए। और उन्होंने बोला मैं भी एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, और बोला मैं पिछले 4 5 सालों से 6 सालों से आरसीएम बिजनेस करता हूँ, है ना। रत्नेश जैन साहब की टीम के व्यक्ति का मीटिंग था, हमारी कोई टीम वीम कुछ नहीं था, और मुझे किसी ने पकड़ के जबरदस्ती वहां लेके गए। और उन्होंने, अच्छा उस समय मेरी पेमेंट जो थी 13,700 800 थी। एमपी में पहले पेमेंट कम मिलती थी, अब बहुत ज्यादा सैलरी है। अभी जो वर्तमान में मेरे बैच के लड़कों की सैलरी है करीबन 96,000 रुपए से ऊपर है, 1 लाख के आसपास है सैलरी, लेकिन उस समय कम थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा चेक 64,380 रुपए का है। तो दिमाग खराब, मैंने बोला यार ये भी एमएससी मैं भी एमएससी, और वो कोई ज्यादा ढंग का मुझे मतलब ठीक ठाक बोलने में भी आदमी नहीं लग रहा था। मैंने बोला यार ये कैसा बिजनेस है यार, ईश्वर ने कोई नाइंसाफी तो नहीं की अपने साथ। तो एक सीधे व्यक्ति को जब कोई बात कही जाती है, और मैंने उनसे पूछा भी कि सर चेक आता, उन्होंने अपनी पासबुक वगैरह ये वो सब लाए थे, उनको देखा मैंने, तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा मौका है जीवन को बदलने का, और यहाँ पे इतना सम्मान है, खुशियां है, लोग सीटी बजा रहे, ताली बजा रहे। तो मुझे क्या है ना, अच्छी चीजों को पकड़ने की आदत है शुरू से। तो मैंने क्या किया, अरविंद सर पकड़ा उस चीज को, मतलब ठीक है चलो करके देखते हैं। उस समय किट आती थी आरसीएम की, तो हमने 1,500 रुपए की एक किट खरीदी। अच्छा दुर्भाग्य देखो, मेरे पास 1,500 रुपए भी नहीं थे किट खरीदने के उस समय, सैलरी नहीं हुई थी, और मेरी पोस्टिंग दूसरे जगह होने के कारण ट्यूशन कुछ पल के लिए बंद हो गई थी। तो लेकिन हमारे व्यापारी थे, डागा जी के पास में दुकान थी, तो वो मुझे जानते थे, बहुत ईमानदार आदमी, तो उन्होंने बोला आप लेके जाओ सर, आपका पेमेंट होएगा तब दे देना। तो उधर ही में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और मैंने पैसे दिए भी उनको, 7 तारीख को मेरी सैलरी हुई, दिए भी, और इस तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हुई। और मैंने इस काम को करना शुरू किया ईमानदारी से, लोगों को बताता था। मुझे शुरू में क्या अहंकार हो गया कि मैं तो गुरुजी टाइप का आदमी हूँ, कोई भी सुन लेगा। तो बताने के लिए गया तो वो कोई सुने ही नहीं मेरी बात, बोले गुरुजी क्या हो गया, ये सब फालतू के काम है, आप फंस जाएंगे। तो मेरी अपलाइन का फोन उठाना मैंने बंद कर दिया। 3110 नोकिया का फोन मेरे पास में था, सफेद कलर का, अच्छा बैटरी बैकअप वाला, है ना। तो मैंने फोन उठाना बंद किया। तो बैतूल से मेरी अपलाइन आई, बोले क्यों भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे। मैंने बोला तुमने तो बोला था कि 2 4 16 8 32 होते, रॉयल्टी आते, इधर तो कोई सुनता ही नहीं, बोला हमारी बात। तो बोले तुम क्या बताते हो। मतलब मैं किट लेके जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, आप आ जाओ, आप भी करोड़पति हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे।
ऐसा ही बताता था, मैं तो अपने को क्या मालूम प्लान बताना। तो सीखने का पॉइंट नंबर वन कि जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़े उसके साथ पहला काम अगर कुछ करना है तो उसको बोलिए भाई तू सब कर, प्रोडक्ट का नॉलेज ले, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, किताब पढ़, कैसेट सुन, प्लान मत बताइए किसी को। पहली बात, अगर आपने ऐसा करने से रोका तो इससे दो बातें होंगी। एक तो आप उसका जीवन खराब होने से आप बचा सकते हैं, और दूसरा आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो शुक्र है भगवान का कि वो मेरी अपलाइन आई। उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं बताते, तो बोले कैसे बताते हैं? बोले आप दो चार लोगों को बताओ, हम होम मीटिंग करेंगे आपके साथ। तो बोला ठीक है भाई, तो आप बुलाएंगे किसके? मैंने मेरे मौसी के लड़के को बुलाया, एक हमारी पड़ोसन थी उनको बुलाया। मुश्किल से मैंने 10-15 आदमी को कोशिश किया, लेकिन 3 लोग आए। ऐसा ही होता है आपके साथ। बिल्कुल। तो आप सीखने का पॉइंट नंबर दो, इस बिजनेस में क्या होता है, आप काम ज्यादा करो और उम्मीद कम करो। ये सीखने का पॉइंट नंबर 2 है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं रंजीत सर, काम कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा करते हैं, है कि नहीं? वही तो इसमें समस्या है यहाँ। काम ज्यादा करो और उम्मीद कम रखो, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज पे चलने वाली इंडस्ट्री है। सही है गलत? तो हमारे 2-3 लोग आए और उस अपलाइन ने प्लान दिखाया डायरी में लिख के। तो डायरी में प्लान दिखाया, उस प्लान से मैं सीख गया था, तो गुरुजी टाइप का आदमी। और फिर मैंने बोला ओए तेरी, ऐसे बताना पड़ता है। और फिर मैंने बताना चालू किया सर। तो पहले महीने में मैंने 72 लोगों की ज्वाइनिंग डाल दी, 1500 रुपए की किट से। और तहलका मचा दिया, 1500 रुपए लेके ज्वाइनिंग डाल दी, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ हम चलना चालू हुए, ये देखिए। और फिर हम अपनी टीम को लेकर भिलवाड़ा की कोई यात्रा थी, बस भर के रंजीत सर उस समय सौसर से बस भर के मैं लोगों को भिलवाड़ा लेके गया। और आदरणीय टीसी सर से मुलाकात हुई। और पता नहीं टीसी सर ने उस समय, ये देखिए ये फोटो है, आशीर्वाद दिया था झुक के कि बहुत बड़ा करोगे तुम। ये देखिए फोटो लगी हुई है 2nd नंबर पे। जी ये जी। मेरी उस समय की फोटो है। और टीसी सर ने मुझे खुद आशीर्वाद दिया था कि तुम बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और पता नहीं उस आशीर्वाद में क्या दम था कि वो आशीर्वाद आज तक मेरे साथ चल रहा है। ये देखिए ये फोटो है। और टीसी सर के सामने हम बैठे हुए थे। ये हमारे पहले पिकअप सेंटर ऑनर है राजू भैया, मेरे रिश्तेदारी में ही आते थे। और फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा होने लगा तो विवाह भी हो गया। अच्छा, मैडम भी मेरे साथ में पार्ट 1 में आरसीएम में इन्वॉल्व थी ही, तो जान पहचान थी। तो हमने जान पहचान के लड़की से ही विवाह कर लिया। और हमारे विवाह का कुल खर्चा था 1,000 रुपए। ठीक है, हमने कोई आडंबर नहीं किया। साधारण तरीके से गायत्री परिवार में जाके 1,000 रुपए में हमने शादी कर ली। और बढ़िया जिंदगी चल रही थी। आरसीएम भी ठीक चल रहा था, हम रॉयल्टी एच्योर हो गए, और सरकारी नौकरी, और सब कुछ बढ़िया। हमने कार खरीद ली अरविंद सर। 27 जुलाई 2009 को मैंने मेरी पहली एयर कंडीशन अल्टो एलेक्साई कार खरीद ली थी, क्योंकि मुझे बाइक और साइकिल चलानी नहीं आती। तो मेरा पहला वाहन जो मैं चलाता हूँ वो कार ही है। और आज लगभग 16 साल हो गए मैं कार से ही चलता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा साधन चलाना आता ही नहीं है। ठीक है, सुशील सर जैसी ये हालत है। तो ये मैंने पहली कार खरीदी, हमारी शादी हो गई। लेकिन फिर गिरा बम। अच्छा क्या हुआ, हम ऐसे ही बैठे थे, हेमा और मैं बैठे थे। मैंने बोला देख अब, और उस समय हम 8% रॉयल्टी हो गए, टेक्निकल क्वालिफाई करने वाले थे। और उस समय सर 35-40 हजार की इनकम, बड़ी बड़ी इनकम होती थी अरविंद सर, है ना? तो मैंने क्या बोला, देख इतना सारा सम्मान मिल रहा है, सब मिल रहा है, नौकरी छोड़ दूं क्या? तो मैडम बोलती ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है, आपका कॉन्फिडेंस है, छोड़ दो। तो हमने 24 अक्टूबर 2010 को रिजाइन दिया अरविंद सर। और 24 अक्टूबर 2010, और 12 फरवरी 2011 को आरसीएम बंद हो गई। अब इसको बोलते हैं बिल्ली का कूदना और छीके का टूटना, सर मुंडवाना और ओले पड़ना। और फिर काटो तो खून ना निकले, मेरी बेटी 1 महीने की मेरी गोद में थी। और किराए का घर था सौसर जैसे जगह में, क्योंकि नौकरी में इतनी पेमेंट भी नहीं थी कि हम अपना घर बना लेते। हाँ, आरसीएम भी जस्ट शुरू ही हुआ था और बिजनेस बंद हो गया। अब बिजनेस बंद हो गया तो ये कंपनी फरार, फलाना व्यक्ति अंदर, ये वो आपने देखा ना कैसा माहौल बना था। अरे बाप, अब काटो तो खून ना निकले, अब क्या करे? अब धरने होने लगे, ये देखिए धरने होने लगे, आरसीएम को शुरू करने का पुनः संघर्ष होने लगा। और उस समय कोई व्हाट्सअप व्हाट्सअप तो था नहीं हमारे पास में, तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था ढंग से। लेकिन एक बात पता चलती थी सीनियर के माध्यम से कि बहुत बड़ा धरना जयपुर में चालू है, दिल्ली में चालू है। और ये देखिए प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे, वहां की कुछ फोटो मैंने जुगाड़ करके पता करी, तो ये मुझे कुछ फोटो मिली है। वत्स सर देखिए, विजय विरोधिया सर, और ये धरने, और ये प्रकाश जावड़ेकर जी आए। तो लेकिन मैंने कुछ दिन वेट किया रंजित सर, जी। लेकिन मेरे सामने घर चलाने का टेंशन था।
अब हमने बोला आप क्या करें। लेकिन देखिए, इस स्थिति पे अगर आपको कुछ सीखनी है ना, तो आप एक बात सीखिए कि जिंदगी में दो शब्दों का ध्यान जरूर रखिए, पाना और बनना। ये दो शब्द है। पाने को तो कोई भी पा लेता है। एक गरीब व्यक्ति की लड़की की शादी हो गई, अमीर घर में, सब कुछ मिल गया। एक व्यक्ति को लॉटरी लग गई, सब कुछ मिल गया, है ना। कम होता है लेकिन हो जाता है। पाने को कोई भी पा सकता है, लेकिन बनना अपने दम पे पड़ता है। सतीश पंडित जी अपनी कैसेट में बोलते हैं कि कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एक बस जा रही थी और उसके बाजू वाले सीट पे एक लिफाफा रखा था और कहा था, रविंद्र जी जाइए, आपको अहमदाबाद का कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है, जाओ और कल से चेयर संभाल लो। ऐसा कोई कभी होता है कि इंसिडेंट? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कलेक्टर बनना पड़ता है। तो अगर आपने बनने के प्रोसेस को ठीक से फॉलो किया है, पंडित जी बोलते हैं, तो जिसको भी छू दोगे वो सोना हो जाएगा। और ये बात मेरे ऊपर अक्षरशः लागू होती है। मार्केटिंग की स्किल अरविंद सर मैंने सीख ली थी, और उस स्किल को मैंने हूबहू मुझे मेरे दोस्त ने, शैलेश गुप्ता मेरा दोस्त था छिंदवाड़ा में, उसका फोन आया, और अशोक कैसा चालू है तेरा नौकरी? तो मैंने बोला क्या नौकरी यार, जहर खाने के पैसे नहीं है, कोई काम धंधा होगा तो बता दे। बोले क्या हो गया? तो मैंने बोला यार नौकरी छोड़ दी और एक काम करता था आरसीएम बिजनेस, वो भी बंद हो गई। तो गाली दी उसने, बोले नालायक तेरे को कुछ अकल है कि नहीं है? हा? तो मैंने बोला यार गाली भलाई दो दे दे, लेकिन कोई काम होएगा तो बता दे यार, अभी जो जमा पैसे बैंक में वो खत्म हो रहे, मेरा बीपी शुगर सब बढ़ रहा है, कुछ काम बता दे भाई। तो बोलता है यार कुछ काम तो है नहीं, लेकिन मैं रिचार्ज का रिलायंस में, मैं एरिया डेवलपमेंट मैनेजर हूँ रिलायंस में, और मेरा पोस्टिंग हुआ है इधर। तो तू बोले तो मैं तेरे को रिचार्ज का काम दिला सकता हूँ। मैंने बोला वही दिला दे भाई, करना क्या पड़ेगा? बोले काउंटर काउंटर जाके बैलेंस बेचना पड़ेगा, तेरे को जो बैलेंस आएगा वो 4% के भाव से आएगा, तू काउंटर पे 2.5-3% देना, 1% तेरे को मार्जिन बचेगी। बोला चलेगा। अब कार से तो घूम नहीं सकते थे, तो वापस जिस 11 नंबर की बस से सफर शुरू हुआ था सौसर में, 8 साल में पैदल ही घुमा था, और वापस पैदल हो गए सर, क्योंकि कार के तो, पेट्रोल के तो पैसे थे नहीं, उल्टी कार बिकने की नौबत थी। हालांकि ईश्वर की कृपा रही, बिकी नहीं। और हमने पैदल घूम घूम के काउंटर पे जाके बैलेंस, और वो वाउचर आते थे 10-20 रुपए के, आपको याद है क्या? कुछ लोगों को ऐसा स्क्रैच करके रिचार्ज मारना पड़ता था। करके रिचार्ज कर दो। हाँ, यस वो हम यस। बेचना शुरू किए। यस तो सर, यस बीस सर, हजार याद है का सर। वाउचर बेचने पे मुझे 200 रुपए बचते थे रंजीत सर। तो मैंने बोला चलो दाल रोटी का तो जुगाड़ हो ही गया, लेकिन ईमानदारी से काम करते गया, मार्केटिंग ब्रांडिंग अपने करते गया, तो 20,000 का टर्नओवर 40,000, 50,000, 1 लाख पे भी गया, और मुझे 1,000 रुपए दिन के बचना शुरू हुए। फिर मुझे किसी ने बोला यार तू दूसरे लोगों के लिए काम करता है, थोड़ा बाकी के जिलों में भी जा, बैतूल में जा, नागपुर में जा, उधर कर। तो मैं वहां गया, तो वहां मेरी आरसीएम की वजह से बंडू निमजे सर, ये वो पहचान तो थी। तो नागपुर में कुछ काउंटर बना दिए, बैतूल में कुछ काउंटर बना दिए, मेरी अपलाइन की वजह से बैतूल में भी पहचान थी। तो क्या हुआ, हमारा टर्नओवर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर डे रंजीत सर। मतलब पर डे की इनकम 2,500, 3,000, 4,000, 5,000। फिर किसी ने मुझे बोला यार अपना खुद का सर्वर डालना, लोगों के लिए क्यों काम करता है? खुद का सर्वर, 18 लाख रुपए लोन लिया मैंने बैंक से। आईटीआर भरना चालू हो गया था, 1-2 साल, 3 साल आईटीआर भरा था। तो 3 साल के आईटीआर पे 18 लाख लोन लिया, सर्वर बना दिया खुद का, खुद की कंपनी डाल दी। और रिचार्ज का जो काम था वो 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर डे। और इनकम तो पूछो ही मत, 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 पर डे इनकम। ये देखिए, मन लगा कि ये मेरी उस समय की फोटो, ये मेरा किराए का घर जहां से मैंने ये रिचार्ज का काम शुरू किया, 24 ई सर्विसेज मेरी वेबसाइट, और ये मैं मन लगा के काम करता था। फिर मेरे स्टाफ के लोग आने चालू हुए, अकाउंटेंट सारे लोग, और बड़ा काम होना चालू हो गया। और फिर हमने, गुरुदेव मेरे घर पे आए हैं, मैं कोई भी बात असत्य नहीं कह रहा हूँ। 3,000 स्क्वायर फीट का घर है सर, गलत तो नहीं है? मैंने नहीं, ये प्लॉट खरीदा, सही है। कमर्शियल कॉलोनी में है सौसर की, छिंदवाड़ा, नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे, सिविल कोर्ट, बैंक सब वॉकिंग डिस्टेंस पे, बस स्टैंड से लेके सब हमारा प्लॉट से सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कमर्शियल कॉलोनी में 3,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेके हमने 1 साल के अंदर अंदर 35 लाख रुपए वहां पे खर्च करके मकान बना दिया, और एक कार खरीद ली। ठीक है, और सब कुछ बढ़िया चलने लगा। अब बताओ ऐसी स्थिति में किसी को याद आएगा आरसीएम? अच्छा, नहीं आएगा इतना ही सर। नहीं, कंपनियों की तरफ से मैं करोड़ों रुपए का बैलेंस बेचता था। तो हवाई यात्रा, बेंगलोर जाना है, मीटिंग है, रिलायंस की, वोडाफोन की, प्लेन की टिकट आती थी। ठीक है, प्लेन से बेंगलोर, ये वहां गए, सम्मान, टॉपर थे सेलिंग में। ये किंगफिशर अभी तो बंद हो गया, उस समय किंगफिशर से हम फ्लाई करते थे, माल्ले जी की एयरलाइन, है ना। तो उस समय से हम प्लेन में उड़ना, रिलायंस में काम किया। ये नेशनल हेड है रिलायंस के, रितेश जी। इसके साथ वहां पे भी टॉप में पहुंच गए, भोपाल में होटल नूरुस सभा, वहां पे बुला के हमको सम्मानित किया गया। फिर
कंपनियों की तरफ से और हमारे खुद भी स्वयं भी हमने थाईलैंड हमको भेजा गया, हम थाईलैंड की यात्रा करें। मलेशिया, ये देखिए ट्विंस टावर, गूगल में सर्च करिएगा, मलेशिया में ट्विंस टावर है उसके सामने। और ये विष्णु जी की बहुत बड़ा यहाँ पे वहां पे गुफा भी है मलेशिया में, हिंदू लोग भी वहां पे 17% है। और सिंगापुर, ये देखिए क्रिस पिक्चर में आपने देखा होगा ये वाला सीन, है ना, शाहरुख वो ऋतिक रोशन इसके सर पे पैर रख के उड़ता है ना, तो पानी ये वो। पानी से निकलता है। हाँ, तो ये सिंगापुर का बीच है, सेंटोसा बीच। ठीक है, सिंगापुर, वहां पे हम गए। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा झूला है जिसको एक चक्कर पूरा करने में 90 मिनट लगते हैं, कैप्सूल है। और एक कैप्सूल के अंदर 15-20 लोग बैठते हैं। और वीआईपी कैप्सूल में लंच और डिनर की व्यवस्था होती है अरविंद सर, उसमें 1.5 घंटे में लंच होता है। और टिकट काफी लंबी चौड़ी होती है, 4-5 हजार रुपये एक राउंड का लेता है वो। तो मैं सिंगापुर फ्लायर में भी घूम चुका हूँ। और उसके बाद और पैसा मेरे पास आना चालू हुआ, तो मैंने अपने टावर खड़े करने शुरू किए। आज भी मैं ब्रॉडबैंड का अपने शहर में इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आज भी हूँ। एयरटेल का टावर, मेरी बिल्डिंग पे मेरा खुद का पर्सनल टावर है। कुछ काम तो मैंने बंद कर दिए रिचार्ज वगैरह के सर्वर आरसीएम की वजह से, लेकिन आज भी चालू है। और ये टावर आज भी मुझे अच्छी खासी इनकम देते हैं। और फिर पुनः पार्ट 2 आया, आरसीएम का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ। आदरणीय बेग सर का किसी कारणवश इधर बिजनेस शुरू हुआ, और उनको पता चला कि पुराना एक खिलाड़ी। अच्छा, ये एक और घटना आपको बताऊं, अभी सर है वो भी सत्य घटना है। पार्ट 1 में बेग सर और रंजीत सर मेरी ट्रेनिंग में बैठ चुके हैं। एक खापा करके जगह है, वहां मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। गुरुदेव आपको याद है? बजाज एलायंस की। बजाज एलियांज की। 50 रुपए टिकट। हाँ, 50 रुपए टिकट उस समय लगती थी, हम ओनली ट्रेनर थे। तो सर बैठे थे, तो विवेक सर को पता चला कि ये खतरनाक आइटम अभी खाली पड़ा हुआ है। तो वो मेरे ऑफिस में आते, तो मेरे स्टाफ के लोग कभी मेरे से मिलने देते, कभी चाय बिस्कुट खिला के भेज देते। मतलब 6 महीने तक बेग सर संघर्ष करते रहे। तो सीखने का अगला पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई अच्छा योग्य व्यक्ति कहीं मिले, और अगर वो जितना योग्य रहेगा, जैसे एक कैसेट में सतीश पंडित जी ने कहा है कि गगनदीप सिंह का बिजनेस सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं और मेरा भगवान जानता है मैंने उनको कैसे संभाला। अरविंद जी ने ये डायलॉग सुना होगा। तो बेग सर और उनका ईश्वर जानता है, उनका गॉड अल्लाह ईश्वर जानता है कि उन्होंने मुझे कैसे संभाला। 6 महीने तक के मैंने कोई हाथ नहीं रखने दिया, क्योंकि मामला बहुत हाई था। अब सिंगापुर, मलेशिया, कारें खड़ी है। अब कौन कौन सुनेगा बात, बताइए आप, कोई सुनेगा? लेकिन उन्होंने जबरदस्ती, उनको मेरी कमजोर नस मालूम थी कि ये बंदे को किसी मीटिंग ट्रेनिंग में ले जाया जाए तो ये शुरुआत हो सकती है। उन्होंने क्या अच्छा, होता क्या था अरविंद सर, न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन, प्रोटीन के डिब्बे, ये वो सब लाके दिए। और मैं, मालूम है, इतना नफरत मेरे को कि मैं सामान ले लेता था, तेल वगैरह सब, और बिल भी नहीं कटवाता था। बोला तुम कट लो अपनी आईडी पे। ऐसी कहानी थी। तो रामजन्म सर हमारे साथ में थे, उन्होंने रामजन्म सर को बोला, तब रामजन्म सर स्टार प्लेटिनम हुआ करते थे। तो उनको कहा कि यार, राजेश टैगोर का एक प्रोग्राम है रायपुर में, और उसमें एंट्री की पात्रता 10,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज है। तो अशोक सर के कितने बिल पेंडिंग पड़े जरा देखना। और मेरे पिताजी के नाम से आईडी डली थी। तो बोले आप जाके चेक करो और उनके आईडी पे बिलिंग कराओ, अपन उनको रायपुर लेके जाएंगे। राम जन्म सर आए बेचारे, पुराने कागज पत्तर लेके, और देखा तो 12,700 पीवी न्यूट्रीचार्ज की बनी। इतना सामान हम खा चुके थे। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे, डायरेक्ट सेलिंग के, ये तो मैं जानता था, तो ले लेते थे। तो एमए का प्रोटीन खाते थे, उससे अच्छा आरसीएम का खाएंगे। एमए की डेली खाते थे, तो आरसीएम की न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन खाएंगे, तकलीफ क्या है। लेकिन 12,000 पीवी की वजह से मुझे बेग सर ने क्या बोला, यार संतोष नायर का जो चेला है ना, बोले राजेश टैगोर, वो आ रहा है भाई, चलो ना। और मैंने बोला कैसे जाएंगे? बोले मैं सब टिकट विकेट सब मैंने कर ली, नागपुर में मेरा घर भी है, आप आ जाना बस से। मतलब कार कहाँ खड़ी रखूंगा? बोले बस से आ जाना ना, अपन बाइक से चलेंगे ना। सब उन्होंने जुगाड़ करके मेरे को चक्कर में लेके ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में लेके गए राजेश टैगोर की मीटिंग में। और ये बाप, और वो क्या था, बिल्कुल राजेश टैगोर ने बताया ये डायरेक्ट सेलिंग, और ये डायरेक्ट सेलिंग का कानून भी बन गया है, और गाइडलाइन आ गई है, और ये बाप, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग आने वाली है। तो मुझे लगा बाप रे बाप, हम तो कितने पीछे हो गए साला, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। और कुछ कुछ लीडर आके अपनी इनकम विनकम ये वो सब बताए वहां पे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ अरविंद सर, और हम चटक गए वहां से। और फिर बेग सर को देखो तो खुशी समाए ना। अब अपने को बात समझ में आ गई। अब अपन ने बोला करना क्या पड़ता सर, लाओ कागज पत्तर किताब विताब बैग वैग लाओ, सब शुरू करते हैं काम। और हम कूद गए अगले दिन से। अब कूदे तो घर में आए तो मैडम मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है एक बार, अब नहीं करने का, सुनने को तैयार नहीं। साबुन वाबुन लाई तो वापस कर दी पिकअप सेंटर वाले को, बोले मेरे को री नहीं चाहिए। हाँ, घर से प्रॉब्लम, तो हमने चोरी छुप के काम करना शुरू किए।
बाद में कुछ दिनों के बाद में मैडम को डी कुमार सर की डेट ही ले ली 100 सर में, और मीटिंग में बिठाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैडम भी थोड़ा मान गई। तो फिर मैडम भी हमारे साथ चलना शुरू हो गई, लेडीज लोगों की टीम। तो ये देखिए, शुरुआत में हम ऐसा आईडी कार्ड बना लिया था फर्स्ट क्लास, और मैडम को कार में लेके, और हम द्वार द्वार घर घर जाके, हमको मालूम था नेटवर्क बिल कैसे होता है। तो मैं आपको सीखने का अगला पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आप अपने परिवार को अलग रख के इस व्यापार को खड़ा कर रहे हैं तो मत कीजिए। आपका परिवार जैसा भी है, जो भी है, उसको शामिल करिए, क्योंकि एक और दो नहीं, एक और एक 11 होंगे। कैसे होंगे आपको आगे पता चलेगा। मैडम और हम, मैडम बुलाती लोगों को, मैं अपने, ये मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में बैठ के मैं प्लान दिखाता, समझाता, और ये कहानी हमारी शुरू हो गई। और इसी बीच क्या हुआ अरविंद सर, 9 अगस्त 2019 का वो घड़ी आई। 17 फरवरी 2019 को मैंने काम शुरू किया, और ठीक 6 महीने बाद 9 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का उल्लेख किया। किया कि नहीं किया? पहली बार उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल टेंडर है, और अपन तो पढ़े लिखे आदमी थे, अपने को समझ में आ गया अब कोई माइका लाल इसको हटा सकता नहीं, और डायरेक्ट सेलिंग को बंद कर सकता नहीं। और मैंने पूरी ताकत से सर, मतलब बेग सर, रंजीत सर को भी मालूम है, मैं एक बार घर से बाहर निकला था, 13 दिन तक मैं नॉनस्टॉप घर नहीं आया था। और मेरा लेवल था ईगल वगैरह, कुछ ऐसा लेवल था, ईगल या रनर, ऐसा कुछ लेवल रहा होगा। 13 दिन मैं घर ही नहीं आया, वापस घूमते ही रहा अकोला। ये मेरी अमरावती की टीम थी, और सारे लोग, और एक एक व्यक्ति को जाके घर घर जाके होम मीटिंग। ये तो कुछ ही फोटो, कई हजारों मीटिंगें की होगी। और गुरुदेव रंजीत सर का आशीर्वाद मिलना चालू हो गया। मैंने सर की मीटिंगें कराना शुरू कर दी। अवध होटल में सर की मीटिंग कराई थी कोरोना के पहले, सर आपको याद होगा, मेन हाईवे पे 100 सर में पूरा भर दिया था। यस। और डी कुमार सर की डेट मिलना चालू हो गई, और बढ़िया से बिजनेस मेरा सेट हो गया। और अगेन एक इस समय क्या ट्रेजिडी हुई, सब कुछ ढंग का चल ही रहा था। 14 मार्च 2020 रंजीत सर का मेरे साड़ू भाई के यहाँ पे होम मीटिंग था नागपुर में, और शाम को नागपुर कलेक्टर का आदेश गिरा कि, और 15 मार्च को केसी छाबड़ा जी की मीटिंग नागपुर में। घूम घूम के मैंने 225 टिकटें बेची थी अरविंद सर। और कलेक्टर का आदेश आया कि एक वायरस आ गया, कल की मीटिंग नहीं हो सकती, और कैंसल। और उस महीने मेरी रॉयल्टी आने वाली थी। सर को याद होगा, ये घटना याद है सर आपको? सर मेरे साथी थे उस दिन। जी जी। अरे मैंने बोला यार, आरसीएम के साथ कुछ तो भी गड़बड़ है यार, जब अपन कामयाब होने वाले होते हैं तभी कुछ लफड़ा होता है। और बोले लोग मर रहे, ये वो। मैडम का फोन आया, बोले जान दो आरसीएम, आरसीएम कार उठाओ, घर आ जाओ, बोल रहे कि घर नहीं आने देंगे, टीवी में कैसी कैसी खबरें दिखा रहे। अरे मतलब कुछ नहीं होता। और वाकई में पता चला तो बहुत चेकिंग चालू हो गई, और मैं कार उठा के ये दूसरे मार्ग से कलमेश्वर होते हुए भाग के घर आ गया। और जो कार खड़ी की तो मेरे कार के चक्कों की हवा उतर गई, लेकिन हम घर के बाहर नहीं निकले 6 महीने, क्योंकि खौफ ही वैसा था, लोग ही मर रहे थे। तो अब हमने बोला यार, ये आरसीएम के पीछे कुछ तो भी संकट है। अपन 15 तारीख को आए, मस्त खाना पीना खाके, मतलब अपना टावर की तो चालू है, रिचार्ज का धंधा वापस खड़ा कर लेंगे, नहीं होएगा चालू तो देखेंगे बाद में जो भी होता है। ऐसा लग रहा था कि मरते की बसते, हवा ही वैसी थी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि गुरुदेव रंजीत सर का फोन आया 21 तारीख को, बोलते यार बड़ा पिन आने वाला है अशोक सर, थोड़ा ताकत लगाओ ना। तो 1,72,000 का बिजनेस था 21 मार्च को। मैंने बोला क्या करेंगे सर, लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे, मीटिंग नहीं हो रहा है, कैसा करेंगे? बोले लगाओ ना कुछ जुगाड़। और बोले एक झूम नाम का कुछ आया है, सुजीत सर ने भेजा होगा ऊपर से, तो बोले ये ऐप गिफ्ट डाउनलोड करके करो ना, आप तो टेक्नोलॉजी के मास्टर हो यार। तो हमने बोला ठीक है सर, करते हैं कुछ। तो झूम गिम ऐप डाउनलोड की, यहीं पे खड़े होके पीछे में मैं बोर्ड लगाता, तो कभी बोर्ड दिखता तो मेरी मुंडी नहीं दिखती, क्योंकि पीपीटी बीपीटी तो थी नहीं उस वक्त। तो हमने क्या किया, सीधा उठा के काम करना शुरू किया, और कैसे भी कैसे तैसे करके, लोग खाली पीली तो थे, झूम ऐप सबको भेजी, डाउनलोड कराई। और विद्वान लोग थे, प्रदीप सर जैसे लोग, और उस समय तक के शायद मंगेश जी का आगमन तो होने का ही था बिजनेस में उस समय। लेकिन जो भी लोग थे उन लोगों ने हमारा अच्छा सहयोग किया। और जानते हैं क्या हुआ, वो 1,72,000 का बिजनेस जो क्लोज हुआ 31 मार्च को सर, फील्ड पे मेहनत करके जो रखी थी उसका नतीजा था, वो बिजनेस क्लोज हुआ था 5,80,000। और मैं डायरेक्ट स्टार गोल्ड बना था, सर को मालूम है, 8 दिन में। मैं इमरान बना था। हाँ, गुरुदेव एमराल बने थे बराबर। और सर ने कहा था अशोक सर ताकत लगानी पड़ेगी, एमराल का सवाल है। और सर एमराल बने थे, और मैं स्टार गोल्ड हुआ था। ये मार्च 2020 की बात मैं आपको बता रहा हूं। और फिर उस समय लॉकडाउन के दौरान ही सरकार ने कानून भी बना दिया, बनाया ना कानून, ये देखिए 28 दिसंबर 2021। तो अब तो अपने को ये पता ही चल गया कि अब तो ये काम बहुत अच्छे से चलने वाला है। और हमने फिर ये किरण बेदी और ये जो मिनिस्टर आने चालू हुए,
और ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 2024 की। हमारा जो देश है वो 11वें नंबर पे, अमेरिका 3,10,913 करोड़ के साथ नंबर 1 पे है, और 29,133 करोड़ सर आरसीएम, सॉरी, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का टर्नओवर हो गया। जो 25,000 करोड़ था वो 29,133 करोड़ अब हो गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट है WFDSA की। तो ये देखने के बाद हमको पता चला कि अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से आगे जाने वाली है, और हम तन मन धन से इसमें कूद गए और अब अच्छे से काम हो रहा है। अब आपको एक बात जान के ताज्जुब होगा कि भाई, हम हर काम को बिना स्वार्थ के और बिना मतलब के करते नहीं है, कोई भी व्यक्ति रहे।